हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SSR इल्मिस्तान। आज फिज़िक्स का हमारा तीसरा लेक्चर है और जो टॉपिक्स हम कवर करने जा रहे हैं वो यहाँ पे हैं: फ्रिक्शन, वर्क, पावर एंड एनर्जी, फोर्स, टॉर्क। चलिए शुरू करते हैं फ्रिक्शन के साथ। फ्रिक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे है: फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ ए बॉडी कॉज्ड बाय सरफेस इरेगुलरिटीज। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, इसको हम एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये आगे की तरफ मूव नहीं होता। क्यों नहीं होता? एक तो मैंने कल के लेक्चर में आपको पढ़ाया, हर एक चीज़ अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में या अपने स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहता है। वो तो इसका एक इनर्शिया है, एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। लेकिन उसके अलावा भी एक और चीज़ है जो यहाँ पे हमने पढ़नी है। अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये किसी सरफेस पे है, ठीक है ना। अब हम इस पे अप्लाई, यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन ये आगे की तरफ मूव नहीं होता। वजह क्या है? जो बज़ाहिर हमें ये सरफेस यहाँ पे प्लेन लग रही है, ये प्लेन नहीं है। एवरी सरफेस जो हमें बज़ाहिर प्लेन लग रही है वो प्लेन नहीं है। उस सरफेस में इरेगुलरिटीज़ होती है। यानी अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे, इसमें छोटे छोटे इस तरह बम्प्स और गैप्स होते हैं, 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 इस तरह। और सेम इज द केस विद दिस ऑब्जेक्ट, इसमें भी यही बम्प्स और गैप्स होते हैं। और जब हम इस ऑब्जेक्ट को इस सरफेस पे रखते हैं तो ये बम्प, इसका बम्प और इस सरफेस का बम्प और ऑब्जेक्ट का गैप और ऑब्जेक्ट का बम्प और इसका गैप, ये आपस में इंटरलॉक होते हैं, ये एक दूसरे में बंद हो जाते हैं। और नतीजा ये होता है, जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव नहीं होता क्योंकि इसमें इंटरलॉकिंग होती है। और इस इंटरलॉकिंग की वजह से इसके मोशन में रेजिस्टेंस आता है, इस ऑब्जेक्ट के मोशन में रेजिस्टेंस आता है। उसी रेजिस्टेंस को हम कहते हैं फ्रिक्शन। ये हमेशा अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट होता है। अगर हम फोर्स यहां से अप्लाई करेंगे, ये फ्रिक्शनल फोर्स इसके अगेंस्ट होता है। इसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम चल नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे जो पैर हैं, ये जब अर्थ के साथ कांटेक्ट में आते हैं, अगर अर्थ बिल्कुल प्लेन सरफेस होगी तो हम चल नहीं सकते। हम इस पे स्लिप हो जाएंगे, हम खड़ा बैठ ही नहीं सकते। इसी तरह हम किसी चीज़ में ग्रिप नहीं कर सकते, हम पेपर ग्रिप नहीं कर सकते, हम चल नहीं सकते, हम रोड्स पे कार या व्हीकल चला नहीं सकते अगर ये फ्रिक्शन नहीं होगी। तो ये फ्रिक्शन हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट भी है और कभी कभार इम्पोर्टेंट भी नहीं है। अब इम्पोर्टेंट कब है और कब नहीं है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम पहले देखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन और फ्रिक्शन में ज़्यादा फर्क नहीं है। हम इसको फ्रिक्शन भी कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स भी कहते हैं। ये एक फोर्स होता है जो अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट काम करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन किसको कहते हैं? जब ये ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट में ही है, ये रेस्ट में है, लेकिन यहां से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट अभी मूव नहीं हो रहा है, ये आगे की तरफ मूव नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इस वक्त जो इसमें फ्रिक्शन होगा उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। यानी हम तो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसको मूव करने के लिए, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ रहा है, ये मूव नहीं हो रहा है। तो इस फ्रिक्शन को इस वक्त हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है। अब नेक्स्ट है लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सेम, अगर मैं यही अरेंजमेंट यहाँ पे बनाऊं, मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स, और यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होता है। फ्रिक्शन इसके अगेंस्ट में ये रेजिस्टेंस पैदा होती है। तो ये जब तक रेस्ट में है तो ये
फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। जो ही ये निकलने लगता है, ये स्लाइड करता है ना आगे की तरफ, ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ स्लाइड करता है। जो ही ये स्लाइड करता है तो इस वक्त भी इस ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन होता है, लेकिन हमारा अप्लाइड फोर्स इतना ज़्यादा होता है, वो इस फ्रिक्शन को ओवरकम करता है और ये ऑब्जेक्ट जो है ये आगे की तरफ मूव करता है। और इस वक्त जो इस ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन है उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं, और ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। ठीक है। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन मीन्स जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है, यानी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये स्टैटिक फ्रिक्शन ही है, लेकिन ये उस वक्त का स्टैटिक फ्रिक्शन है जब ये ऑब्जेक्ट अबाउट टू मूव है, जब ये अब जाने की आखिरी हद में है, अब थोड़ा सा फोर्स और लगने की जरूरत है कि ये ऑब्जेक्ट आगे को मूव करे। तो उस वक्त जो इस ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन है उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन ही है, लेकिन इसका ये स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, इसका पीक वैल्यू है। यानी ये वो थ्रेशहोल्ड पॉइंट है जहां पे ये ऑब्जेक्ट अभी मूव नहीं हुआ है लेकिन अबाउट टू मूव है। ठीक है। उस कंडीशन और उस फ्रिक्शन को हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। आई होप ये आपको क्लियर हुआ है। इसके बाद है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन भी फ्रिक्शन है, लेकिन आकार में, शेप में यहां पे बदलाव है। यहां पे जो ऑब्जेक्ट है ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, ये बॉल सफियर शेप में है। जब ये भी इस प्लेन सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, लेकिन यहाँ पे एक ये चीज़ है, ये अलग से हम क्यों पढ़ते हैं, जो ये सफियर है इसका थोड़ा सा ही पार्ट इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में आता है, और वजह यही है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है यहाँ से हम फोर्स अप्लाई करते हैं, अप्लाइड फोर्स, और जो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे इसके अगेंस्ट काम करता है, रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, ये कम होता है बनिस्बती स्टैटिक फ्रिक्शन के, बनिस्बत लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। क्योंकि यहाँ पे जो ये बॉल है या फिर सफियर है इसका बहुत ही कम सरफेस कांटेक्ट में रहता है इस सरफेस के साथ, और इसमें इंटरलॉकिंग भी कम होती है, जिसकी वजह से कम फोर्स देकर ये जो व्हील है या सफियर है या बॉल है ये आगे की तरफ मूव करता है। ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में बताया भी है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन ये इट्स मच स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन कब होता है ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर सिखाया है कि ये एक स्फीयर में, एक व्हील में, एक उस शेप में ये फ्रिक्शन पैदा होती है जो स्फेरिकल फॉर्म में हो, ताकि उसमें ये फ़ायदा होता है कि हमें कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है और वो आगे की तरफ रोल होता है या मूव करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम मशीन्स में भी फ्रिक्शन देखते हैं। लाइक आपने अगर कोई फैक्ट्री पे आप गए हो तो आपने देखा होगा वहाँ पे कितनी सारी मशीन्स होती है जो एक दूसरे के कांटेक्ट में होती है। जब एक लोहा दूसरे लोहे पार्ट में, ये जो मशीन पार्ट जो होता है जो लोहे के बने हुए होते हैं, जब वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो उनमें वियर टियर आता है, क्योंकि इनके दरमियान फ्रिक्शन पैदा होती है और उनमें वियर टियर आता है। ठीक है ना। वो खराब होने लगते हैं अगर उनकी जो उनका कांटेक्ट सरफेस जो होता है वो बिल्कुल खराब हो जाता है, जिसको हम वियर एंड टियर कहते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि जब ये कांटेक्ट में आते हैं, ये पार्ट्स जब कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ से हीट भी जनरेट होती है, वो मशीन पार्ट्स गर्म होते हैं। ठीक है ना, उनमें ओवर हीटिंग होती है। तो तीसरा ये भी है, जितना काम हम करते हैं, अगर हम से फॉर एग्जांपल 10 यूनिट काम करते हैं, 10 यूनिट वर्क उस पे करते हैं उस मशीन पे, अगर उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो इसका 2 या 3 यूनिट सिर्फ इसी में जाएगा, उस फ्रिक्शन को ख़त्म करने में जाएगा। यानी जो हम काम करते हैं उसका कम पावर इस्तेमाल में आता है और
जितना हमें रिक्वायर्ड होता है उतना नहीं आता है, क्योंकि उसका 1 या 2 यूनिट जो है वो फ्रिक्शन में चला जाता है और हमारी जो एनर्जी है या हमारा जो पावर है वो लॉस होता है। अब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मशीन पार्ट्स में लुब्रिकेशन करते हैं, यानी ऑयलिंग करते हैं या ग्रीजिंग करते हैं। हमने अक्सर देखा होगा जब हम साइकिल में आपने देखा होगा, जब उसकी वो जो चैन है जब वो अकड़ जाती है तो हम कहते हैं कि बहुत ज़ोर से पेडल मारने से भी वो चल नहीं पाती है साइकिल, तो हम उसमें ग्रीजिंग करते हैं ताकि वो आराम से वो स्मूथली चलती है और ज़्यादा पावर भी हमें डिसिपेट नहीं करना पड़ता है और वो आराम से पेडलिंग के साथ स्मूथली रन करता है। और सेम इज़ द केस विद दीज मशीन्स, जब हम इसमें ग्रीजिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, तो ये आराम से चलते हैं। इनमें वियर टेयर कम होता है, इनमें हीट जनरेशन कम होती है, पावर लॉस कम होता है और लिहाजा इनका जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है वर्क। वर्क की डेफिनेशन ये है कि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हो, फोर्स अप्लाई करने के साथ आपने फोर्स अप्लाई किया और ये जो बॉडी है ये मूव करने लगी और वो यहाँ पे आई, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया। अब इसने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाला, से फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस एस है। अब जो वर्क है, वर्क की डेफिनेशन क्या होगी, W इज इक्वल टू F इंटू एस, यानी वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे ये मसला है कि यहाँ पे ये ज़रूरी है कि जब आपने फोर्स यहाँ की डायरेक्शन में अप्लाई किया तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए या फिर इसके पैरेलल होनी चाहिए, तब जाकर हम कहते हैं कि यहाँ पे वर्क हुआ है। इसको हम W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा भी कहते हैं, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। वर्क जो है ये डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। इसको हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू एफ डॉट एस या W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों मैंने लिखा वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा। कॉस 0 का वैल्यू जो होता है वो 1 है, कॉस 90 का 0 है, ये याद रखना है। कॉस 180 का -1 है। ये 3 वैल्यूज आपने याद रखने हैं, ठीक है ना, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा क्यों याद रखने हैं। अब वर्क जो है ना, इसका ऐसा यूनिट क्या है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन, यहां से न्यूटन। और जो डिस्प्लेसमेंट का इसका क्या है, मीटर, यानी जो वर्क का ऐसा यूनिट बना वो क्या बना, न्यूटन मीटर। इसी न्यूटन मीटर को हम जूल कहते हैं, इसी का दूसरा नाम जूल है। ये इसका ऐसा यूनिट है, ठीक है। अब जो हमने वर्क पढ़ा वो कभी पॉजिटिव भी होता है, कभी नेगेटिव होता है, कभी जीरो होता है। अब ये नेगेटिव कब होता है, जीरो कब होता है और पॉजिटिव कब होता है, वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैंने आपको cos 0 के बारे में बोला, cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 90 इज इक्वल टू 0, cos 180 इज इक्वल टू -1, ये याद रखना है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया, इसमें डिस्प्लेसमेंट आई इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो थीटा क्या बना, फोर्स भी इसी तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ, जो थीटा है वो 0 बना। cos 0 इज इक्वल टू 1, यानी W जो वर्क है, वर्क इज इक्वल टू F इंटू एस। cos 0 भी आया, cos 0 इज इक्वल टू 1, तो वो एफ एस ही हो गया। यानी इस वर्क को हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क, क्योंकि यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है। अब अगर इसका उल्टा होगा, अगर मैंने फोर्स यहाँ लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ की तरफ हुई, यहाँ पे जो एंगल है ना ये 0 नहीं है,
ये 180 होता है। अगर आप फोर्स यहाँ की तरफ लगाओगे लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ की तरफ होगा, तो उस वक्त हम कहते हैं कि जो इसके दरमियान एंगल बनता है वो 180 डिग्री बनता है। और 1 cos 180 डिग्री -1 के बराबर होता है। तो उस वक्त WS इंटू -1 वो वर्क ही माइनस में आएगा ना, नेगेटिव में आएगा ना, उसको हम नेगेटिव वर्क कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है? अगर हमारे पास एक बॉल है यहाँ पे, ठीक है ना, अगर इसको हम छोड़ेंगे तो ये तो अर्थ पे आएगी, क्योंकि एक फोर्स उसको अपनी तरफ खींच रही है, ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही है ना, क्योंकि नीचे अर्थ है। अब इस बॉल को मैं क्या करता हूं, इसको मैं डिस्प्लेस करता हूं यहां से यहां तक। ये है ना डिस्प्लेसमेंट, मैंने डिस्प्लेस कहाँ की है, यहां से यहां की तरफ। लेकिन इस पे जो ग्रेविटी का असर है ना, वो कहाँ है, वो इसके उलट है, इसके अपोजिट है, ये ग्रेविटी है। अब जो वहां पे फोर्स था वो यहाँ पे ग्रेविटी है, क्योंकि ग्रेविटी भी एक फोर्स है ना, तो ये यहाँ पे आया G इंटू एस। लेकिन यहाँ पे कौन सा एंगल बना, ये यहाँ की तरफ है और ये इसके अपोजिट में है। मैंने अभी आपको कहा कि ये 180 है, 180 cos 180 इज इक्वल टू -1। तो ये जो वर्क डन यहाँ पे आएगा ना, ये माइनस में आएगा, नेगेटिव आएगा। तो अब आपको समझ आएगा कि पॉजिटिव वर्क कौन सा है और नेगेटिव वर्क कौन सा है। इसके बाद है जीरो वर्क। वर्क कब जीरो होता है, अगर यहाँ पे एक दीवार है, ठीक है ना, और यहाँ पे आप कोई फोर्स अप्लाई करते हो, आप फोर्स अप्लाई करते हो, लेकिन ये दीवार हिल नहीं रही है, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, दीवार हिल नहीं रही है, तो इसमें क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, जीरो। जब इसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, आपने फोर्स अप्लाई किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, तो एफ डॉट, ये डॉट होना चाहिए, एफ डॉट जीरो क्या हो गया, एफ इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो वर्क डन भी क्या हुआ, जीरो। तो ये है एग्जाम्पल जीरो वर्क की। ये आपको आसानी से समझ आया होगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स यहाँ की तरफ है लेकिन ये अपनी जगह पे है, तो इसके दरमियान सिर्फ जो थीटा है वो 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि ये तो मूव हुआ ही नहीं ना, फोर्स यहाँ की तरफ लगा लेकिन ये मूव नहीं हुआ, ये अपनी ही जगह है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, तो ये काम ही जीरो हुआ। हम फोर्स देने के बावजूद भी काम नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है एनर्जी, कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी किसको कहते हैं, कि हमारी कितनी क्षमता है काम करने की, उसको हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी का भी यही यूनिट है जो वर्क का है, जो मैंने अभी कहा, न्यूटन मीटर और जूल, न्यूटन मीटर और जूल, ठीक है। एनर्जी तो बहुत सारे इसके टाइप्स हैं, मैं आपको पहले यहां पे बताऊंगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। मैं डायरेक्ट आपको एक एग्जांपल बताऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाएगा, फिर आपको सिर्फ ये नोट्स पढ़ने ही, यहाँ से आपको फिर आसानी होगी, जब आपको एग्जांपल से समझ आ जाएगा फिर आपको इजी होगा। कोई भी चीज जब अपनी पोजीशन पे होता है ना, उसमें एक एनर्जी होती है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अगर यहाँ पे एक रिजर्वायर है या डैम है, इसमें पानी है ना, ठीक है ना, इसमें पानी है, इसमें पानी स्टोर है, तो इसमें भी एनर्जी है जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये इसकी पोजीशन की वजह से है, क्योंकि यहाँ पे पानी स्टोर है, इसका, इस पानी का कुछ वजन होगा, मास होगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा मास होगा, और ग्रेविटी भी होगी, क्योंकि जो कोई भी चीज जो अर्थ पे होगी ना, अर्थ उसको अपनी तरफ खींचती है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो डस्ट पार्टिकल हो, चाहे वो कुछ भी हो, कम रफ्तार से, लेकिन वो हर एक चीज को अपनी तरफ खींचती है। तो इसमें इतना सारा पानी है तो इसको क्यों नहीं खींचेगा, इसमें भी ग्रेविटी होगी, जब इसमें मास है ग्रेविटी भी है, ठीक है ना। अब इसमें पानी स्टोर है, इसका कोई, इसकी कोई हाइट होगी ना,
से फॉर एग्जांपल वो हाइट है h, तो जितना पानी होगा वो इससे डिफाइन होगा। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन। सिंपली आपको समझ आया कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। ये इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। अब रही बात काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं जब कोई चीज मोशन में हो, यानी उसमें वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन हो, हम वेलोसिटी ही कहेंगे, वेलोसिटी हो, तो उस वक्त हम कहते हैं कि उसमें एनर्जी है। लेकिन कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। अगर हम इस डैम को यहां से होल करेंगे और यहां से पानी निकलेगा, ठीक है ना, एक मिनट, यहां से होल करेंगे तो यहां से पानी निकलेगा, ठीक है ना। अब पानी वही है लेकिन यहाँ पे स्टोर था और यहाँ पे ये मूवमेंट में है। पानी का वजन अभी भी है ना, मास, ठीक है ना, लेकिन अब इसमें वेलोसिटी भी आई, वेलोसिटी भी आई। जो काइनेटिक एनर्जी है ना, इसका वैल्यू बनता है 1/2 ऑफ mv स्क्वायर, 1/2 ऑफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। अब इसको डेराइव तो हमें नहीं करना है, वो किसी एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये पता चलना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ mv स्क्वायर। और ये जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी इस पानी की, जितना निकला यहाँ से वो तब्दील हुआ और अब इसकी एक नई फॉर्म आ गई जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और यही डेफिनेशन में लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी एक बॉडी में तब होता है जब उसमें मोशन आती है। जिस तरह हम गोली जब हम फायर करते हैं बंदूक से, तो वहाँ से गोली किसी रफ्तार से निकलती है, उसमें वेलोसिटी होती है, तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसी तरह जो पानी डैम्स में होता है तो उसमें एक एनर्जी होती है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जो इसकी पोजीशन से होती है, जिसका मैंने वैल्यू अभी आपको बताया, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अब यहाँ से जब पानी नीचे आता है, आपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स देखे होंगे, तो यहाँ से एक टरबाइन लगा होता है, ठीक है ना, और जब पानी इस पर गिरता है ये घूमने लगता है, ठीक है ना, इसके साथ फिर शाफ्ट होता है वो भी घूमता है, तो इससे हम इलेक्ट्रिक जो करंट है ना वो हासिल करते हैं और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट करता है कि जो भी एनर्जी है दुनिया में, जो भी एनर्जी है, इसको ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और यहाँ पे एक एग्जांपल इलेक्ट्रिक एनर्जी टू लाइट एनर्जी। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर है और यहाँ पे एक बल्ब है, ठीक है ना, जो इस इलेक्ट्रिक वायर में इलेक्ट्रिक एनर्जी दौड़ती है, ठीक है ना, इसमें इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी है। वो जब इसकी तरफ आती है ना तो यहाँ पे एक अरेंजमेंट बना हुआ होता है और यहाँ पे बल्ब लगा होता है और इसमें ये ग्लो करने लगता है। जब ये ग्लो करने लगता है, इसमें लाइट आती है, तो हम कहते हैं कि जो ये इलेक्ट्रिक करंट है ये किस में चेंज हुआ? लाइट एनर्जी में। यही तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलो दूसरी एग्जांपल। अब इसी वायर पे हमने देखा आगे जाके एक और अरेंजमेंट, यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे फैन लगी हुई है। अब यही करंट जब यहाँ पे आई तो इसने इस फैन में क्या किया, यहाँ पे एक मोटर लगा हुआ है जो इस इलेक्ट्रिक करंट को या इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करता है। और फिर जो ये इसके पर हैं ये घूमते हैं, और जब ये घूमते हैं तो इसका मतलब इसमें वेलोसिटी है, और मैंने आपको अभी बोला जिस चीज़ में वेलोसिटी होगी वो तो काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है ये किस में तब्दील हुआ? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हुआ। ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। इसी तरह जो हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है सनलाइट, है ना, इस पर किसी का इख्तियार नहीं है सिवाय अल्लाह। तो ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। आपने देखा होगा जो सनलाइट है, आपने एक मशहूर इक्वेशन देखी होगी CO2 + H2O
जब मिलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और क्लोरोफिल, ये क्या देते हैं? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। तो ये कोई कंपाउंड दे रहा है ना, यहाँ से कोई केमिकल दे रहा है ना, जिसका फार्मूला है C6H12O6। ये स्टार्च है, ग्लूकोज है, जो कहाँ से हासिल हुआ है? जो एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलता है, लेकिन इसमें लाइट का होना इंपॉर्टेंट है। अगर लाइट नहीं होगी तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी। और यहीं पे जो ये लाइट एनर्जी है, ये किस में तब्दील होती है? C6H12O6 यानी केमिकल एनर्जी में तब्दील होती है। यानी यहाँ पे भी हमने देखा लाइट एनर्जी किस में तब्दील हुई? केमिकल एनर्जी में। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। सेम इज द केस विथ बैटरी, जिसमें क्या होता है? सेल जो होता है ना, उसमें एनोड होता है, कैथोड होता है। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, कभी आपने सेल तोड़ के देखी भी होगी, उसमें केमिकल्स होते हैं। जब यहाँ पे एक सेल होती है ना, ठीक है ना, हम उसको इस तरह कनेक्ट करते हैं। एक सर्किट जब पूरा कंप्लीट होता है ना, तो अंदर से जो केमिकल्स है ना, वो रिएक्ट करने लगते हैं। उनमें केमिकल एनर्जी जो है ना, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आते हैं? इस वायर में आते हैं, और यहाँ पे इस सर्किट में आते हैं। तो केमिकल एनर्जी जो अंदर है ना, वो किस में तब्दील होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एक एग्जांपल है। या यही सेल या बैटरी जब हम रेडियो में लगाते हैं या रिमोट में लगाते हैं, खासकर रेडियो में लगाते हैं, तो ये एक हम रेडियो सुन पाते हैं। तो केमिकल एनर्जी किस में तब्दील हुई? साउंड एनर्जी में। तो ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एग्जांपल है। देखो ये जो फोर्स है ना, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये फोर्सेस मैंने आपको कल न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया। उसमें मैंने आपको कहा कि F इज इक्वल टू ma, अगर आपको याद होगा। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वहाँ पे मैंने फोर्स पढ़ाया। लेकिन यहाँ पे ये मुझे वहाँ पे पढ़ाना था, अब ये गलती से यहाँ पे आया, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं था। लेकिन ये याद रखना है कि फोर्स दो किस्म के हैं, एक कंजर्वेटिव फोर्स, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। If the work done by the force or against the force in moving a body is independent of the part taken, उसको हम कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। अब आप बोलोगे कि ये क्या बात हुई कि कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये एग्जाम्पल के बगैर आपको समझ आएगा ही नहीं। जब एक बार आपको एग्जाम्पल समझ आ जाएगी तो फिर आपको ये हमेशा याद रहेगी। देखो मैंने आपको अभी ग्रेविटेशनल पुल की एक एग्जाम्पल बताई, जब मैंने कहा कि एक बॉल है, ठीक है ना, वो यहाँ पे है, और इसको मैंने यहाँ पे डिस्प्लेस किया, यहाँ पे पहुँचाया, ठीक है ना। तो इसमें वर्क मैंने किया, तो यहाँ पे मतलब फोर्स अप्लाई किया, और इसमें डिस्प्लेस भी हुआ ना, इस पे फोर्स अप्लाई हुआ, और ये डिस्प्लेस मैंने किया यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब इसमें एनर्जी स्टोर रही, जो मैंने आपको कहा रिजर्वायर में भी, डैम में भी mgh है ना, वो एनर्जी कैसी स्टोर रही इसमें, जो मैंने इस पे काम किया वही इसमें स्टोर रहा, ठीक है ना, वही एनर्जी की फॉर्म में इसमें स्टोर रहा। अब ये इसका इनिशियल पॉइंट था, ये इसका फाइनल पॉइंट है, ठीक है ना, ये इसका फाइनल पॉइंट है। चाहे मैं इसको डायरेक्ट स्ट्रेट यहाँ से यहाँ पे पहुंचाऊं, तब इसी में यही एनर्जी होगी, इस पे इतना ही काम लगेगा, इतना ही वर्क डन मैं कर पाऊंगा जितना अभी मैंने किया। चाहे मैं इसको अगर मैं यहाँ से ले जाऊंगा इस बॉल को और यहाँ पे पहुंचाऊंगा, तब इसका इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये है। ये इस पाथ पे डिपेंड नहीं करता, चाहे मैं ये पाथ इख्तियार करूं चाहे ये पाथ इख्तियार करूं, इसमें जो वर्क डन होगा वो बराबर होगा, उसमें जो एनर्जी होगी वो वैसी होगी जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको डिस्प्लेस किया या यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किया। यानी इसने पाथ को फॉलो नहीं किया, पाथ पे इस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। चाहे मैं इस बॉल को अगर मैं इस तरह भी यहाँ ले जाता, इस तरह भी, तब भी यहाँ पे पहुँचती ना ये बॉल, तब भी इसमें इतना ही मतलब वर्क डन होता जितना इससे हुआ और जितना इससे हुआ। तो ये इस पाथ से
या इस पाथ से या इस पाथ से कोई मतलब इसकी डिपेंडेंसी नहीं है, तो इसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे जब मैंने बॉल को यहाँ से यहाँ पहुंचाया ना, तो कौन सा ये यहाँ पे कौन सा फोर्स अमल में आता है, कौन सा फोर्स यहाँ पे अमल में आता है, वो इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसलिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? अगर मैंने अर्थ पे एक प्लेन सरफेस है, ठीक है ना, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, मैंने उसको यहाँ पे लाना है, इसका इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है। मैं इसको यहाँ से यहाँ ले जाऊंगा और यहाँ से यहाँ डायरेक्ट ले जाऊंगा, और यहाँ से पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ ले जाऊंगा। ये 3 पाथ है ना, एक पाथ ये है, दूसरा पाथ ये है, तीसरा पाथ ये है। मैंने आपको अभी कहा, जब कोई चीज़ आपने सरफेस पे रखा और आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हो, तो उसमें एक फोर्स वहाँ से जनरेट होता है, एक रेजिस्टेंस जनरेट होती है, जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे। अगर मैं ये पाथ फॉलो करूँ तो वो फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल कम इनटू प्ले, वो अपना काम करेगा कि नहीं करेगा? यहाँ पे भी करेगा, यहाँ पे भी करेगा और इस पोर्शन में भी करेगा। लेकिन अब फर्क है, यहाँ पे कम एरिया है, यहाँ पे कम पाथ इसको फॉलो करना है, यहाँ पे इससे भी कम करना है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाथ फॉलो करना है। आप मुझे बताओ कि फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा कहाँ पे होगा, यानी फ्रिक्शन के खिलाफ मुझे कहाँ पे ज़्यादा काम करना होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे, या थोड़ा सा मीडियम डिस्टेंस पे, या सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पे? जाहिर सी बात है, जो ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है ना, इस पर मुझे ज़्यादा काम करना पड़ेगा अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स बेनिस्बती इसके, और इसमें ज़्यादा करना पड़ेगा बेनिस्बती इसके। तो यहाँ पे पाथ को हमने देखा कि यहाँ पे ये पाथ पे फॉलो करता है, यानी पाथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पाथ से यहाँ पे पता चला है कि मुझे कितना काम करना है, मैं उतना ही फोर्स लगाऊंगा। यहाँ पे मुझे कम फोर्स लगाना पड़ेगा, यहाँ पे उससे ज़्यादा लगाना पड़ेगा, यहाँ पे उससे ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पाथ पे ये फॉलो करता है, इसलिए इस फोर्स को हम कहेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसी तरह आप एग्जांपल्स में देखोगे कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में कौन कौन से एग्जांपल है। फ्रिक्शनल फोर्स है, विस्कस फोर्स है, एयर ड्रैग है। अब मैं इनकी भी एग्जांपल्स बताता तो ये लंबा लेक्चर जाएगा, जो आई थिंक ज़रूरत नहीं है। अब आप खुद ही याद करोगे कि फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स और एयर ड्रैग इसमें आता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, पावर। पावर मीन्स रेट ऑफ डूइंग वर्क। बचपन से सुनते आए हैं, बच्चे को पता है कि पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क और वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है ना। आपने काम किया, लेकिन आपने काम कितनी देर में किया, ये पावर है। एक तो है कि आपने काम किया, ठीक है ना, दूसरा ये है कि आपने कितनी देर में काम किया, वो हमें पावर बताता है। अगर आपने कोई काम 1 घंटे में किया, उसको हम पावर कहेंगे। अगर आपने वही काम 2 घंटे में किया, वो भी पावर है। अब मुझे बताओ कि जब आपने 1 ही घंटे में काम किया, उसमें पावर ज़्यादा है कि आपने 2 घंटे में काम किया? आपने जल्दी काम किया, यानी आप में पावर ज़्यादा है। जो हम अक्सर जो कन्वेंशनली हम कहते हैं कि अगर आपने कम टाइम में काम किया तो आप में पावर ज़्यादा है, यानी अगर आपने 1 ही घंटे में काम किया तो आप में पावर ज़्यादा है। अगर इसी काम को आपने 2 घंटे लगाए तो इसका मतलब है कि आप में पावर कम है। तो ये पावर की डेफिनेशन है। अब वर्क डन का यूनिट जूल है, ठीक है ना। वर्क डन का यूनिट ऐसा यूनिट जूल है, और टाइम का सेकंड है। तो पावर टाइम का सेकंड है, तो पावर का क्या आएगा फिर? जूल यहाँ पे पर सेकंड, ये इसका ऐसा यूनिट है। इसी जूल पर सेकंड को हम वाट भी कहते हैं। अब मैंने यहाँ पे किलोवाट आवर भी लिखा है, हॉर्स पावर भी लिखा है। ये क्यों मैंने लिखा है किलोवाट आवर? हम लिखते हैं क्योंकि जूल तो बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। जब पावर को हम मेजर करेंगे ना,
तो हम जूल में, ये तो बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, इसमें हम ये मेजर नहीं करते, हम किलोवाट आवर में मेजर करते हैं। ये इसका कॉमर्शियल यूनिट है, ठीक है, ये इसका कॉमर्शियल यूनिट है। अब हॉर्स पावर पहले बहुत इस्तेमाल होता था, क्योंकि जो घोड़ा है ना, घोड़े की ताकत तो मशहूर है, और शायद इसी की वजह से इसका नाम पड़ा है, इसकी यूनिट का नाम पड़ा है हॉर्स पावर। और एक हॉर्स पावर 746 के वाट के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। अब मुझे लगता है लास्ट टॉपिक ये है टॉर्क। टॉर्क किसको कहते हैं? यहाँ पे भी एक एग्जांपल आपको दूंगा। ये आपके घर में डोर है, ठीक है ना, यहाँ पे इसकी हैंडल है जिसको हम डोर नॉब कहते हैं। जब आप डोर खोलने के लिए कोशिश करते हो तो आप कहाँ पे, आप यहाँ पे इसको खींचते हो या पुश करते हो डोर नॉब को, न कि आप इस लाइन पे नहीं आते हो। यहाँ पे हिंज है, कब्जा है, यहाँ पे आप फोर्स अप्लाई नहीं करते हो, आप कहाँ पे करते हो, इसके बदले आप यहाँ पे करते हो। काम तो यहाँ पे होना है क्योंकि कब्जा यहाँ पे है, रोटेट तो यहाँ पे हो रहा है, लेकिन फोर्स आप अप्लाई यहाँ पे कर रहे हो, यहाँ की तरफ। यानी एक फोर्स आप लगा रहे हो, और यहाँ पे जो ये जिस पे इसका इफेक्ट आ रहा है, आपने इस पे फोर्स लगाया, यहाँ की तरफ नहीं, यहाँ की तरफ लगाया, आपने इस पे फोर्स लगाया, लेकिन इसका इफेक्ट यहाँ पे दिखा रहा है। इस फोर्स के जो यहाँ पे डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस की दूरी पे आप फोर्स लगा रहे हो ना, ये इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है। जो ये फोर्स है इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यही हमें टॉर्क बताता है, यही हमें टॉर्क बताता है। अब टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टॉर्क की डेफिनेशन है। अब टॉर्क असल में क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। टॉर्क वो फोर्स है जो किसी चीज में रोटेशन लाए। टॉर्क वो फोर्स है जो किसी भी चीज में रोटेशन लाए। जब आपने हैंडल को यहां से फोर्स किया, पुश किया या पुल किया, इसने इस डोर में रोटेशन लाने की कोशिश की। अब पूरा रोटेशन, इसने पूरा सर्कुलर रोटेशन तो नहीं की। यहाँ पे जाहिर सी बात है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये किसी हाथ से आगे नहीं जा सकती है, डोर आगे नहीं जा सकता है, लेकिन इस फोर्स की वजह से इसमें रोटेशन आई कि नहीं आई। जो ये रोटेशन है ना, इसको हम टर्निंग इफेक्ट भी कहते हैं, जो इस फोर्स की वजह से आई। इसी टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स को हम टॉर्क कहते हैं। यही एग्जांपल आपने देखा होगा जब आपने कोई बोल्ट देखा होगा। आप बोल्ट को यहाँ पे हाथ से नहीं इस तरह घुमाते हैं, ये कभी खुल ही नहीं सकता, ये कभी ओपन होगा ही नहीं। आप इसके लिए एक रेंच ले आते हो, और रेंच की जो हैंडल है ना, उसके अंत पे, उसके लास्ट पे आप फोर्स अप्लाई करते हो। आपने फोर्स यहाँ अप्लाई किया, और इसका असर कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। तो ये फोर्स जो है ना, ये इसमें क्या काम कर रहा है, इस बोल्ट को टर्न करने की कोशिश कर रहा है। किसकी वजह से? इस फोर्स की वजह से। जो इस फोर्स का टर्निंग इफेक्ट है, उसी को हम टॉर्क कहते हैं। और मैथमेटिकली इस टॉर्क को हम लिखते हैं, ये जो फोर्स है इनटू ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कितनी दूरी से आप इस रेंच पे फोर्स लगा रहे हो, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इसको हम टॉर्क कहते हैं। सेम इज द केस विथ सीसा, जो आपने बचपन में खेला होगा। यहाँ पे एक बंदा होता है, जब ये नीचे की तरफ पुश करता है, ये ऊपर आता है। फिर दूसरे इंस्टेंस में ये नीचे की तरफ पुश करता है तो ये ऊपर आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये फोर्स अप्लाई करते हैं, पुश करते हैं नीचे जमीन की तरफ, और ये टर्न होती है। और ये जो लॉग जिसपे ये बैठे होते हैं, सीसा, ये टर्न होता है। तो इसी वजह से कभी ये ऊपर आता है, कभी ये ऊपर आता है। तो इसको हम टॉर्क कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।